तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना अधिवक्ता उज्जवल वर्मा एक और वीडियो जो है वो मैं आप सभी के लिए लेके आ चुका हूं। और आज की वीडियो का टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स, जो कि पार्ट 3 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो बिना किसी देरी के साथ मैं स्टार्ट करता हूं आज का न्यू टॉपिक। तो जैसा कि मैंने आप सभी को अभी बताया कि आज का टॉपिक होने जा रहा है फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, जो कि पार्ट 3 है ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो उस पार्ट को पढ़ने के लिए, यानी कि फंडामेंटल राइट्स को पढ़ने के लिए या फिर उसको रिमेंबर करने के लिए या उसको लर्न करने के लिए जो है बेसिकली हमको जो है 3 स्टेटमेंट्स जो है वो पढ़नी पड़ेंगी। और उन तीनों स्टेटमेंट से जो है हमको क्लियर हो जाएगा आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 35 के बीच में जितने भी आर्टिकल हैं उन सभी को हम बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो पढ़ लेंगे। तो चलिए अब करते हैं इसको स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जो टिप्स जो है वो बेसिकली रिमेंबर करनी पड़ेंगी। जो 3 स्टेटमेंट है, मतलब तीनों स्टेटमेंट को याद नहीं करना, बट उनके जो मेन वर्ड्स होंगे उनको याद करना पड़ेगा, जिससे कि आप सारे के सारे आर्टिकल जो है वो अपने जो है दिमाग में ढंग से बैठा सके। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 6 जो है वो फंडामेंटल राइट्स है, लेकिन इसमें जो है हम कवर करेंगे वो हम कवर करेंगे जैसे कि मैंने अभी आपको बताया आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 35 तक। तो देखिए 3 सबसे बड़े जो है स्टेटमेंट जो है वो हमको याद रखने हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उनमें से जो है सबसे पहला स्टेटमेंट जो है वो है लॉ रिमूव्स डाउट एंड गिव्स 6 फ्रीडम बाय विच वी सॉ MRP क्लियरली। यानी कि इसका मतलब ये है कि लॉ ने डाउट रिमूव करे हैं और हमको जो है 6 फ्रीडम जो है वो दी है लॉ ने, जिससे हम जो है MRP क्लियरली देख सकते हैं। यानी कि लॉ ने रिमूव करे हैं बेसिकली डाउट, और 6 फ्रीडम जो है वो हमें मिली है। तो इस स्टेटमेंट से क्या सिद्ध होता है कि ये जो स्टेटमेंट है इससे जो है हम पढ़ेंगे राइट टू इक्वलिटी के बारे में। जैसा कि आप सभी जो है समझ सकते हैं कि इसमें जो है कहीं ना कहीं लॉ रिमूव्स डाउट से जो है ये रिलेटेड होने वाला है। तो इसका मतलब है कि जो है हम आज पढ़ेंगे राइट टू इक्वलिटी के बारे में। तो चलिए सबसे पहले मैं स्टार्ट करने वाला हूं आज आर्टिकल 14 के बारे में, जो कि बताता है इक्वलिटी बिफोर लॉ। और लॉ डिनोट्स करता है बेसिकली जो इसका है इक्वलिटी बिफोर लॉ को, तो लॉ से डिनोट होगा लॉ। फिर है आर्टिकल 15 जो कि है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजियस, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। जो अब जो है वो हम डाउट को लेके पढ़ेंगे, जो है लॉ रिमूव्स डाउट। तो जो लॉ था उससे हमने डिनोट कर दिया लॉ को, और अब जो है रिमूव के बाद जो डाउट लिखा है, अब हम उस डाउट का एक एक जो है लेटर पकड़ेंगे और उससे जो है मैं आपको आर्टिकल में बताऊंगा कि वो क्या डिनोट कर रहा है। तो जो डी है डाउट का, जो सबसे पहला लेटर है डी, वो डिनोट कर रहा है आर्टिकल 15 के डिस्क्रिमिनेशन को। अब आ जाते हैं आर्टिकल 16 में, जो कि है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। यानी कि सभी को इक्वल जो है वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी, किसमें? पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, यानी कि सरकारी जॉब वगैरह में, सरकारी नौकरियों में सभी लोगों को जो है वो इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। तो ओ डिनोट, डाउट का जो ओ है वो डिनोट कर रहा है इसमें अपॉर्चुनिटी को। फिर आ जाते हैं हम आर्टिकल 17 को लेकर। तो आर्टिकल 17 क्या कहता है? अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो इसमें जो डाउट का यू है वो डिनोट कर रहा है अनटचेबिलिटी को। फिर है आर्टिकल 18 जो कि बताता है अबॉलिशन ऑफ टाइटल। तो आर्टिकल जो है 18 का जो टाइटल है वो डिनोट हो रहा है डाउट के लास्ट वाले लेटर से, जो कि है टी। तो चलिए अभी जो है मैंने आपको बताया आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 के बारे में, जो कि स्टेटमेंट, जो कि पहला स्टेटमेंट है उसकी पहली लाइन से जो है वो सारे के सारे डिनोट हो रहे हैं। इसके बाद जो है जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि 6 फ्रीडम जो है ये बात करता है, 6 फ्रीडम की जो है ये बात करता है। तो सबसे पहला जो है वो है राइट टू फ्रीडम, जो कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है अंडर आर्टिकल 19 में। तो अंडर आर्टिकल 19 क्या कहता है? आर्टिकल में जो 6 फ्रीडम की बात है वो ये आर्टिकल बताता है, आर्टिकल 19। और ये 6 फ्रीडम जो है वो हमें स्टेटमेंट के पहले स्टेटमेंट की दूसरी लाइन में पढ़ने को मिलेगा, जो कि लिखा है सॉ MRP क्लियरली, यानी कि SAU
MRP क्लियरली। तो सबसे पहले मैं 6 फ्रीडम के बारे में जो है, राइट टू फ्रीडम जो है उसकी 6 जो पॉइंट्स है उनके बारे में डिस्कस करता हूं। तो सबसे पहला है टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो 100 का S जो है वो डिनोट करता है स्पीच के बारे में। सेकंड है टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। तो इसमें जो है A जो है वो डिनोट करता है असेंबल होने के लिए। जो इसमें थर्ड है वो बताता है टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियन और कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज। तो इस 100 का जो U है वो बेसिकली डिनोट करता है यूनियंस को। उसके बाद फोर्थ पार्ट है वो बताता है टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो इसमें जो है MRP का M जो है वो डिनोट करता है मूव को। फिर उसके बाद जो है फिफ्थ पॉइंट है वो बताता है टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया। जो इसका फिफ्थ पार्ट है जिसमें रिसाइड के बारे में बताया गया है, रेजिडेंस के बारे में बताया गया, तो वो MRP का R जो है वो डिनोट करता है रेजिडेंस को। उसके बाद जो है सिक्स्थ है वो बताता है टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। इसमें जो है P जो है MRP का P वो डिनोट करता है प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन को। तो अब जैसा कि मैंने आपको राइट टू फ्रीडम के जो है 6 पार्ट जो है वो बताए, जो कि आर्टिकल 19 के अंडर जो है ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो आते हैं। तो अब जो है मैं आपको आगे लेकर चलता हूं वीडियो में। अब आगे जो राइट टू फ्रीडम के ही बारे में जो है वो हम बात करने वाले हैं। आर्टिकल 19 जो है वो प्रोटेक्शन देता है सर्टेन राइट्स ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सेट्रा। उसमें जो है अब उसमें जो है आगे क्या लिखा था 100 MRP क्लियरली। तो 100 MRP के बारे में अभी हमने बताया, पूरे के पूरे 6 फ्रीडम के जो है वो हमने पार्ट्स आपको बताए। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं क्लियरली जो वर्ड है CLEARLY, वो जो उसका हर एक इस वर्ड का जो हर एक लेटर है वो किसको डिनोट करता है। तो अब जो है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। आर्टिकल 20 से जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 20 क्या कहता है? वो कहता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। तो यानी कि जो इसमें C है क्लियरली का सबसे पहला जो लेटर है C, वो डिनोट करता है कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। फिर है आर्टिकल 21 जो कि कहता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो इसमें जो है L लेटर जो है वो डिनोट करता है लिबर्टी एंड लाइफ के बारे में। फिर है आर्टिकल 21A जो कि है राइट टू एजुकेशन। तो क्लियरली का E जो लेटर है वो डिनोट करता है एजुकेशन को। फिर है आर्टिकल 22 जो कहता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। तो उसमें जो है AR जो है क्लियरली का जो AR है लेटर, वो लेटर डिनोट करते हैं अरेस्ट के लिए, यानी कि अगेंस्ट अरेस्ट के लिए जो है वो डिनोट करते हैं। फिर है आर्टिकल 23 जो कि कहता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर। तो बेसिकली मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आर्टिकल 23 से लग जाता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। और इसमें जो है मैंने जो अभी आपको 23 में बताया था प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर, तो इसमें जो फोर्स्ड लेबर के बारे में बताया गया, तो इसमें L जो है वो डिनोट कर रहा है फोर्स्ड लेबर को, जो कि पहली है ह्यूमन बीइंग। इस वाले में जो है वो ह्यूमन बीइंग के बारे में बात करी गई है आर्टिकल 23 में। और आर्टिकल 24 में जो है वो बेसिकली बात करी गई है चिल्ड्रन की लेबर के बारे में, यानी कि चाइल्ड लेबर के बारे में जो है वो बात करी गई है। तो आर्टिकल 24 भी जो है वो मैं आप सभी को पढ़ के बता देना चाहता हूं। आर्टिकल 24 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एक्सेट्रा, यानी कि L जो है वो इसमें फोर्स्ड लेबर को ही जो है वो डिनोट कर रहा है। आर्टिकल 23 में जो है वो बता रहा था ह्यूमन बीइंग के बारे में, और इसमें जो है आर्टिकल 24 में वो डिनोट कर रहा है चाइल्ड लेबर के बारे में। अभी जो है वो हमने पढ़ा पहला स्टेटमेंट, जिससे कि आप सभी को जो है अच्छे से पता चल गया होगा कि पहला स्टेटमेंट जो है वो बेसिकली बात करता है आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 24 तक। अब जो है वो हम बात करेंगे सेकंड स्टेटमेंट की, और सेकंड स्टेटमेंट जो है वो कुछ इस प्रकार है। कॉन मैन इवेड्स टैक्स अटेंडेंस एंड हैम्पर्स इंडियन कल्चर एंड एजुकेशन। बेसिकली इसका मतलब है कि एक चीटर ने यानी कि एक कॉन मैन ने टैक्स पे नहीं किया, जिसकी वजह से इंडियन कल्चर और एजुकेशन को जो है वो भुगतना पड़ा। तो बेसिकली इसमें है बिकॉज ऑफ दिस स्टेटमेंट यू कैन लर्न
टू फंडामेंटल राइट्स। तो इसमें जो है इस स्टेटमेंट की वजह से हम दो फंडामेंटल जो है राइट्स के बारे में पढ़ेंगे। पहला फंडामेंटल इसमें राइट होने जा रहा है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, और सेकंड फंडामेंटल राइट जो है वो इसमें होने जा रहा है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स के बारे में। तो चलिए इसमें जो है वो हम पढ़ेंगे आर्टिकल 25 से लेके आर्टिकल 30 के बीच में, जिसमें कि हम कवर करेंगे इन दो फंडामेंटल राइट्स को। तो इसमें जो है फर्स्ट लाइन जो है इसमें सेकंड स्टेटमेंट की वो बताएगी हमें आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 तक जो है वो हम कवर करेंगे, 25 से लेके 28 तक। तो सबसे पहले जो है होने जा रहा है 25 आर्टिकल, यानी कि आर्टिकल 25 की जो है मैं आपको बताता हूं आर्टिकल 25 जो है वो क्या कहता है। आर्टिकल 25 कहता है फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजियस। तो इसमें जो कौन है, जो मैंने कि अभी आपको स्टेटमेंट बताया था कौन मैन, तो इसमें जो है कौन जो है वो डिनोट करता है कॉन्साइंस को। फिर है आर्टिकल 26 जो कि कहता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। तो इसमें जो है कौन मैन में जो यानी कि जो मैन वर्ड है वो डिनोट करता है मैनेज को। फिर है आर्टिकल 27 जो कि कहता है फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, यानी कि इसमें जो टैक्स है वो डिनोट करता है आर्टिकल 27 के टैक्सेस के बारे में। फिर है आर्टिकल 28 जो कि कहता है फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन ऑन रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो बेसिकली अटेंडेंस जो है उस स्टेटमेंट का, यानी कि फर्स्ट लाइन जो है सेकेंड स्टेटमेंट की, उसमें जो अटेंडेंस वर्ड जो है वो डिनोट करता है अटेंडेंस से रिलेटेड, जो कि आता है आर्टिकल 28 के अंतर्गत। उसके बाद जो है सेकेंड लाइन जो है सेकेंड स्टेटमेंट की वो कहती है एंड हैम्पर्स इंडियन कल्चर एंड एजुकेशन के बारे में। तो आर्टिकल 29 जो है वो बताता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। बेसिकली ये जो इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज है आर्टिकल 29 के अंदर, वो बेसिकली आता है कल्चर के अंदर। और अब जो है वो हम बात करने जा रहे हैं आर्टिकल 30 की। तो आर्टिकल 30 जो है बेसिकली बात करता है राइट टू माइनॉरिटीज टू स्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो इसमें जो एजुकेशन है सेकेंड स्टेटमेंट में वो एजुकेशन डिनोट करता है एजुकेशनल को, जो कि है आर्टिकल 30 के अंदर। तो अब जो है मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सेकेंड स्टेटमेंट के बारे में जो हमने बात करी वो कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट करता है। तो वो जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है वो हमें मिलेगा थर्ड स्टेटमेंट में। जैसे कि मैंने आपको जो है वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था कि हम जो है ये जो पूरा का पूरा फंडामेंटल राइट का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली हम 3 स्टेटमेंट में पढ़ने जो है वो जाएंगे। 3 स्टेटमेंट से हम जो है आप सभी को जो है वो पूरा का पूरा फंडामेंटल राइट जो है वो समझाने की कोशिश करेंगे। तो अभी तक जो है वो मैंने दोनों स्टेटमेंट्स को और उनके अंदर आने वाले सारे के सारे आर्टिकल्स को बहुत अच्छे से जो है वो आप सभी को समझाया। आशा करता हूं कि आप सभी को वो सारे के सारे आर्टिकल समझ में भी आए होंगे। तो अब जो है वो हम बढ़ते हैं थर्ड स्टेटमेंट की ओर, और जो है उस थर्ड स्टेटमेंट में जो है वो सॉल्यूशन है, जो कि सॉल्यूशन कौन देता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो थर्ड स्टेटमेंट जो है वो कुछ इस प्रकार है। तो इसमें स्टेटमेंट कहता है सुप्रीम कोर्ट विल कॉल रामलाल। तो ये स्टेटमेंट जो है बेसिकली ये सारी की सारी रेमेडीज के बारे में बात करता है, यानी कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के बारे में बात करता है। और अब जो है वो हम बताएंगे आपको आर्टिकल 32 से लेके आर्टिकल 35 के बारे बीच में जितने भी कवर होंगे यहाँ पे आर्टिकल्स, वो हम सभी जो है आपको बताने जाएंगे, जिसमें कि कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ जो है रेमेडीज के बारे में बात हुई है। तो अब जो है सबसे पहले जो है वो है आर्टिकल 32 जो कि बताता है, आर्टिकल 32 कहता है रेमेडीज फॉर एनफोर्समेंट ऑफ राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट, यानी कि आर जो है वो डिनोट कर रहा है रेमेडीज को, क्योंकि जो है वर्ड रामलाल उसी से जो है वो सारा का सारा जो है ये सारे के सारे आर्टिकल्स जो है वो डिनोट होंगे। तो आर डिनोट करता है रामलाल का रेमेडीज। फिर है आर्टिकल 32A जो कि इसी में ओमिटेड है। फिर है आर्टिकल 33 जो कि कहता है पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मॉडिफाई द राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट इन देयर एप्लीकेशन टू फोर्सेस एक्सेट्रा, यानी कि
जो ए है, रामलाल का जो ए लेटर है वो डिनोट करता है एप्लीकेशन को, एप्लीकेशन टू फोर्सेस को। फिर है आर्टिकल 34 जो कि कहता है रेस्ट्रिक्शन ऑन राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट वाइल मार्शल लॉ इज इन फोर्स इन एनी एरिया। यानी कि रामलाल का जो एम है वो बेसिकली डिनोट करता है मार्शल लॉ को। और फिर है आर्टिकल 35 जो कि कहता है लेजिस्लेशन टू गिव इफेक्ट टू प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट। यानी कि एल जो है, रामलाल का एल, वो डिनोट करता है लेजिस्लेशन को। तो अब जो है मैं आशा करता हूं आप सभी से कि आप सभी को ये तीनों स्टेटमेंट और जो है हमारे फंडामेंटल राइट्स जो है वो बेसिकली बहुत सही से समझ आए होंगे, जो कि थे आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 35 तक। और जो है हमने तीनों इन स्टेटमेंट्स को लेके जो है मैंने आप सभी को जो है पहले ही बताया था कि ये तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब बात हम करेंगे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स की। तो अगर आप जो है इन तीनों स्टेटमेंट्स को कहीं ना कहीं ढंग से समझ लेंगे, ढंग से कहीं ना कहीं पढ़ लेंगे, तो आपको जो है वो आर्टिकल 14 से लेके आप कह सकते हो कि जो है बाय हार्ट जो है वो लर्न हो सकते हैं आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 35 तक। आशा करता हूं कि आप सभी को जो है ये फंडामेंटल राइट्स वाली जो पार्ट 3 वाली वीडियो थी हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की वो बेहद पसंद आई होगी और जो है काफी आपके लिए नॉलेजेबल और फ्रूटफुल रही होगी। तो मैं आशा करता हूं कि अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई है तो आप जो है वो लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और जो लोग नए हैं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर अधिवक्ता उज्जवल वर्मा वाले पर, तो उसको जो है आप सब्सक्राइब करके बिल्कुल जाएं। धन्यवाद।